पॉइजन गर्ल थ्रिलर एक्शन स्टोरी एपिसोड 9। शिकारी या शिकार। इंस्पेक्टर विजय वर्मा का मन उस क्षण हैरानी और खुशी के बीच एक अजीब से द्वंद में उलझा हुआ था। जहां एक और एसीपी अनिकेत ने उसे सख्ती से मना किया था कि वो एनपीएल हाउस के भीषण नरसंहार की जांच में दखल ना दे, वहीं अब किस्मत ने जैसे एक नया मोड़ ले लिया था। जहर से भरी 5 लाशें इस समय एक ऐसे फ्लैट में मिली थी जो विजय वर्मा के ही क्षेत्राधिकार में आता था। ये कोई सामान्य जहर नहीं था। इसकी तीव्रता, प्रभाव और फैलाव वही था जो उसने एनपीएल हाउस की बंद दीवारों के भीतर देखा था। विजय को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ, पर शायद नियति ने उसके लिए रास्ता खोल दिया था। जिस रहस्यमयी और पेचीदा केस की तह तक जाने के लिए वो भीतर ही भीतर तड़प रहा था, उसका दरवाजा अब उसी के सामने धीरे धीरे खुल रहा था। विजय की नजरें हमेशा की तरह तेज और चौकस थी। फ्लैट में घुसते ही सबसे पहले उसकी नजर उस भारी भरकम लोहे की कुर्सी पर गई, जिसमें असलम का मृत शरीर रस्सियों से जकड़ा हुआ था। चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें अधखुली सी थी और मुंह से झाग के निशान अब भी जहर की गवाही दे रहे थे। कमरे के कोने में पड़ी 4 और लाशें किसी बेरहम सुनियोजित साजिश का संकेत दे रही थी। वो चारों गुंडे थे, ये विजय एक नजर में पहचान गया था। लेकिन जहर से तड़प तड़प कर मरे उन शरीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य परंतु अत्यंत घातक दुश्मन ने उन्हें तड़पा तड़पा कर मार दिया हो। विजय वर्मा की आंखों में अब वही चमक लौट आई थी जो केवल एक जुनूनी अवसर में होती है, जब उसे किसी अधूरे युद्ध को पूरा करने का अवसर मिल जाता है। ये अब केवल एक केस नहीं था, बल्कि ये उसका निजी मिशन बन चुका था। उसके जहन में जैसे बिजली सी कौंधी, वही चेहरा, वही परछाई। एनपीएल हाउस के सीसीटीवी फुटेज में कैद वो रहस्यमयी लड़की, दुबली पतली, गौरवर्णी, जैसे चांदनी में नहाया हुआ कोई भूतपूर्व नायक। उसने एक टाइट फिटिंग का काला सूट, चेहरे पर कसा हुआ ब्लैक मास्क पहना हुआ था और चाल में वो आत्मविश्वास जो आम इंसानों में नहीं पाया जाता। इंस्पेक्टर विजय वर्मा की आंखों ने पहली बार जब उसे स्क्रीन पर देखा था तो वो सिर्फ एक संदिग्ध नहीं, एक चुनौती बन गई थी। एनपीएल हाउस में उसे फिंगरप्रिंट्स लेने का अवसर नहीं मिला था। वहां एसीपी अनिकेत की दखल अंदाजी ने हर सुराग पर पर्दा डाल दिया था। लेकिन इस फ्लैट में जहां ये 5 लाशें गवाही दे रही थी, वहां विजय को किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। अब वो अपने तरीके से जांच शुरू करेगा, विधिवत, वैज्ञानिक और धैर्य से। यही शुरुआत होगी उस धागे की जिसे वो पूरे जाल को खोलना चाहता था। उसका मन, जो वर्षों की जांच पड़ताल से प्रशिक्षित हो चुका था, ये कह रहा था कि ये वही जहर है जो एनपीएल हाउस के सुपरवाइजर के शरीर में मिला था। रंजीत सिंह के गार्ड्स की दर्दनाक मौत का जो कारण था, अब यहां भी वही दस्तक दे रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर विजय वर्मा की दृष्टि शातिर शिकारी जैसी थी, ऐसी जो किसी छोटे से संकेत को भी नजरअंदाज नहीं करती थी। उसने कमरे के हर कोने को स्कैन किया, हर धूल के कण और हर रक्त की बूंद को अपनी नजरों से तोला। और तभी उसकी नजर गई एक बेहद अहम सुराग पर, दीवार में गहरा धंसा हुआ एक डाट। विजय एक पल के लिए चौंक गया। ये कोई सामान्य हत्या नहीं थी, ये एक मिशन था, एक सुनियोजित, सटीक और घातक मिशन। उसने चारों गुंडों की लाशों को देखा। सभी के शरीर पर छोटे से घाव थे, जैसे किसी सुई की नोक से किए गए हों। वो जानता था ये काम किसी धारदार हथियार का नहीं था, ये जहर से भरे हुए डार्ट्स थे जो एक एक करके उन्हें मौत की नींद सुला गए थे। असलम, जो लोहे की कुर्सी से बंधा हुआ था,
शायद वो आखिरी निशाना बना। और फिर कुछ बदला। कमरे में जो बिखराव था वो केवल एक इंसान की उपस्थिति की कहानी नहीं कह रहा था, बल्कि वहां किसी और की मौजूदगी के संकेत भी स्पष्ट दे रहा था। जैसे दो साए एक दूसरे से भिड़े हों। शायद वही हत्यारन, वही मास्क पहनी लड़की जो मौत को भी एक कला की तरह अंजाम देती थी। उसने असलम और चार गुंडों को खत्म करने के बाद किसी और को भी अपना निशाना बनाया होगा, लेकिन उस किसी ने पलटवार किया होगा और शायद वो उस हत्यारन को अपने साथ ले गया होगा, बेहोश अवस्था में या फिर घायल अवस्था में। और यही वो पल था जब विजय वर्मा की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आ गई थी। अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, अब ये एक पीछा था, एक काली परछाई का, जो जहर से लिखती थी अपनी ही कहानी। कमरे में गहन सन्नाटा था, पर उसकी छाती की धड़कनों की गूंज दीवारों से टकरा रही थी। वो अब भी उस दैत्यकार शरीर के नीचे दबी हुई थी, उस राका के नीचे जिसकी हवस, हिंसा और हैवानियत ने एक इंसान की सारी हदें लांघ दी थी। उन दोनों के शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं था, लेकिन उस लड़की की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे किसी शिकारी की होती है जो जानबूझकर खुद को शिकार दिखाता है। राका, रंजीत सिंह का सबसे खूंखार गार्ड, अब भी पसीने से तरबतर उस लड़की को देख रहा था, मानो वो कोई विजेता हो। लेकिन उसके शरीर की ऊर्जा अब जवाब दे रही थी। वो बेतहाशा सांसें ले रहा था, थकान और शायद जहर की दस्तक। राका शायद अब उस लड़की को पीड़ा देते हुए थोड़ा थक गया था। उसने अपना फोन लिया, उसे अनलॉक किया और उस लड़की को दिया। राका ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, उसे फोन लगाओ। उस लड़की ने धीरे से हाथ बढ़ाया और राका के फोन से एक नंबर डायल किया। फोन स्पीकर पर डालो, वो गरजा। लड़की ने बिना किसी विरोध के फोन को स्पीकर पर डाल दिया। फोन अब भी बज रहा था, लेकिन उधर से कोई उत्तर नहीं आया। दोबारा लगाओ। इस बार राका की आवाज में इरिटेशन और पीड़ा दोनों थी। उसका विशाल शरीर हिल रहा था, जैसे उस पर अचानक थकावट का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसने खुद को अपनी ही वासना में झोंककर अपनी ताकत को चूस डाला था। लड़की ने फिर से नंबर डायल किया, फिर भी सामने से कोई उत्तर नहीं आया। राका का पारा अब उबल पड़ा। उसने उसे इरिटेट होकर एक थप्पड़ जड़ दिया। क्या मजाक कर रही है मुझसे? उसने उस लड़की के साथ रात भर जैसा चाहा वैसा व्यवहार किया था। उसे पीटा था, उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया था। पर वो लड़की एक लाश सी निष्क्रिय थी। फिर भी थप्पड़ लगने पर उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल एक हल्की सी हंसी थी, ठंडी, सूखी मौत सी। इस बार फोन मिल जाएगा, उसने कहा। फोन आखिरकार उठ गया। हेलो, एक गहरी आवाज उभरी। राका, जो अब तक लड़खड़ाती सांसों में उलझा हुआ था, अचानक सतर्क हो गया था। लड़की बोली, बॉस, मैं जानवी बोल रही हूं। ये नंबर किसका है? राका का, रंजीत सिंह का दाहिना हाथ। राका के शरीर में कपकपी दौड़ गई। वो सोच रहा था कि वो इस लड़की को उठा कर लाया था, परंतु अब उसे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो उसके इशारों का कैदी बन गया था। वो हड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ और उसने लड़की से फोन छीना। प्रिंसिपल, अगर इस लड़की को जिंदा देखना चाहता है तो फौरन। वो वाक्य पूरा करता इससे पहले ही उसकी सांसें लड़खड़ाने लगी। जानवी अब धीरे से उठी। उसके चेहरे पर शांति थी, एक विशाल समुद्र की सी शांति। उसने राका के हाथ से फोन ले लिया और बोली,
बॉस, हम सीक्रेट फाइल और सैंपल तो नहीं ला पाए, लेकिन मैं राका के घर पर हूँ। यहाँ से हमें वो सब मिल सकता है जो शायद मिशन के लिए असली गेम चेंजर हो। राका को अब समझ आ गया था कि वो खुद अपने घर में फंसा शिकार था। जानवी उसके घर लाई नहीं गई थी, वो खुद यहाँ आई थी, उसका शिकार बनने नहीं, अपितु उसका शिकार करने। शायद जानवी ने देख लिया था कि राका की नजर उस पर थी। वो फिर भी उस फ्लैट में गई, उन गुंडों को मारा, परंतु राका से हार गई। उसने अपना शर्ट भी उन गुंडों के लिए नहीं उतारा था, अपितु राका को रिझाने के लिए उतारा था। उसे पता था कि उसे अर्धनग्न देखकर राका ललचा जाएगा और उसे अपने घर लेकर जाएगा ताकि उसके साथ खेल सके। वो खुद राका के घर आना चाहती थी। राका अब खून की उल्टियां कर रहा था। उसने कांपते होठों से पूछा, तूने तूने क्या किया मेरे साथ? जानवी मुस्कुराई, मैंने कुछ नहीं किया तेरे साथ, बल्कि जो किया तूने किया मेरे साथ। वो बिस्तर की ओर इशारा करते हुए बोली। राका की नजरें स्तब्ध रह गई। उसकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी। जानवी ने उसकी दयनीय हालत देखी और कहा, मेरे नाखूनों में भी जहर है मूर्ख। उतना तीव्र नहीं जितना मेरे डार्ट्स में, पर फिर भी काफी घातक है। स्पीकर से प्रिंसिपल की आवाज गूंजी, जानवी, इस मूर्ख पर समय मत गवाओ। चेक हिज हाउस और ले लो जो जो हमें चाहिए। ओके बॉस। वो अब उस कमरे की मालकिन थी। राका अब सिर्फ एक विघटित शरीर था, सांसों से जूझता हुआ। जानवी ने उसके कंप्यूटर टेबल पर कदम रखा। लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड ड्राइव, दस्तावेज, सब कुछ अब उसकी पहुंच में था। उसने बायोमेट्रिक लॉक, फेस रीड, पासवर्ड सब खोल दिए थे और फिर सबके पासवर्ड बदल डाले। राका अब जीवन के अंतिम छोर पर था, लेकिन जानवी अब उन रहस्यों के सबसे पास थी जिन्हें रंजीत सिंह ने बरसों से छिपा रखे थे। असलम के डुप्लीकेट को भेजना प्रिंसिपल की चाल थी, परंतु जानवी को भेजना प्रिंसिपल का मास्टर स्ट्रोक था। अब जानवी के हाथ में वो पेन ड्राइव भी लग चुकी थी, जिसे असलम का डुप्लीकेट छिपा कर ले जाते हुए राका का शिकार हो गया था, और राका उस पेन ड्राइव को उठाकर अपने साथ ले आया था। अब राका के पूरे डिवाइस, पूरे डाटा, पूरे राज प्रिंसिपल के हाथों में थे। राका ने अंतिम सांसों में वो दृश्य याद किए जब प्रिंसिपल एक साया बनकर रंजीत की जिंदगी में दाखिल हुआ था। एक दुस्वप्न जो हर मोड़ पर उसे चुभता रहा। कौन था ये प्रिंसिपल? कौन थी ये रहस्यमय लड़की जानवी? क्या वो भी एक पॉइजन गर्ल थी, नताशा की तरह, या शायद उसकी ही परछाई? क्या प्रिंसिपल ही नताशा का पिता था, जिसने एक और हत्यारन को जन्म दिया था और उसे रंजीत की बर्बादी के लिए भेजा था? मरते हुए राका एक ही सवाल के साथ बुझ गया, मैं शिकारी था या शिकार? सुनिए ये हैरत अंगेज कहानी, पॉइजन गर्ल। हर मोड़ पर एक नया जहर, हर परछाई में एक नया रहस्य, और हर मौत के पीछे सिर्फ एक नाम, प्रिंसिपल।